हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी बाइक की हेडलाइट की लाइट की वजह से परेशान रहते हैं। तो हर कोई अपनी बाइक की हेडलाइट चेंज करके वहाँ पर एलईडी लगाना चाहता है और लोग लगाते हैं। अब परेशानी क्या आती है कि जो हमारी बाइक की जो हेडलाइट है वो बल्ब होता है और वो एसी पे काम करता है, उसमें 12 वोल्ट एसी की ज़रूरत होती है उसको चलने के लिए। पर जो एलईडी वाली लाइट होती है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई पर काम करती है, वो एसी पे काम नहीं कर सकती। तो अब उसको सप्लाई देने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसके कनेक्शन बैटरी से जोड़ देते हैं, क्योंकि बैटरी में हमारी पॉजिटिव की और नेगेटिव की सप्लाई आती है। ऐसा करने के बाद उनके सामने ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि एलईडी लगाने के बाद उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है और उनका हॉर्न काम नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। तो जब मैं उनसे पूछता हूं तो बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे कनेक्शन किए हुए हैं, वो बैटरी से एलईडी की कनेक्शन कर देते हैं, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता क्यों है कि जो हमारी एलईडी लगाने के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। हमारी जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो दो तरह की पावर सप्लाई निकालता है। एक तो वो निकालता है हेडलाइट के लिए एसी की पावर सप्लाई, जो कि एसी 12 वोल्ट होती है, और दूसरी वो निकालता है बैटरी के लिए चार्जिंग की सप्लाई, जो कि डीसी होती है। तो इसी वजह से अगर हम अपनी एलईडी को अगर डायरेक्ट बल्ब रिप्लेस कर दें, अगर हम डायरेक्ट लगा दें बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो हमारी एलईडी वो जलेगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमें एलईडी को लगाना है तो। पर लोग क्या करते हैं, बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी चार्ज नहीं होती। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो बाइक होती है उसमें एक कॉइल होती है जो कि बिजली बनाने का काम करती है। ये जो कॉइल होती है ये एसी वोल्टेज बनाती है। उसके बाद हमारा रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है जो इस कॉइल से निकलने वाली एसी सप्लाई को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ इसे कंट्रोल भी करता है। तो ये जो कॉइल होती है ये 50 वोल्ट तक बनाती है और जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है ये उस 50 वोल्ट को कंट्रोल करके 12 वोल्ट बना के एसी और डीसी में बना के उसको भेजता है। तो हमारे जो कॉइल से जो पावर निकलती है उसमें दो तार होते हैं, दो एसी की वायर्स होती हैं जिनमें एसी करंट आता है। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाइक होती है उसमें कॉमन ग्राउंड नाम की चीज़ होती है। कॉमन ग्राउंड नाम का एक वायर होता है। उस वायर का क्या काम है, वो वायर, उस वायर में हमारे सारे ही डिवाइसेस की माइनस की सप्लाई का वायर जो है वो जुड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, एक कॉमन ग्राउंड रखा जाता है ताकि नेगेटिव की सप्लाई सबकी कॉमन हो, बराबर हो, और उसी ग्राउंड की सप्लाई में ही माइनस की सप्लाई भी जोड़ सकते हैं और एसी की सप्लाई भी जोड़ सकते हैं, पर वायर वो कॉमन ही रहेगी। वो डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव वाली वायर, जो दूसरी वाली वायर है वो प्लस की सप्लाई है या एसी की सप्लाई है, वो दोनों ही मीडियम पे काम करती है। तो फ्रेंड्स, कॉइल से एक वायर निकल के डायरेक्ट रेगुलेटर रेक्टिफायर में जाती है। उसके बाद जो उसकी दूसरी वायर होती है वो कॉमन ग्राउंड में जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आपकी बाइक के जो वाइज़र है, माउथ है, हेडलाइट वाला एरिया है और पूरी बाइक में वायरिंग हार्नेस है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की वायर भी होती है और कुछ ब्लैक वायर भी होती हैं। तो एक ग्रीन कलर की वायर में कॉइल का दूसरा वायर भी जुड़ा होता है और बैटरी का भी वायर जुड़ा होता है और आपकी और भी डिवाइसेस का वायर, नेगेटिव का वायर जुड़ा होता है। अब एसी कॉइल में एसी जो बनी वो एसी आपकी रेगुलेटर रेक्टिफायर में आ गई और जो दूसरा तार है वो कॉमन ग्राउंड से होता हुआ एसी वो रेगुलेटर रेक्टिफायर तक पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, अब ये तो इनपुट मिल गया, रेगुलेटर रेक्टिफायर को इनपुट मिल गया। अब ये रेगुलेटर रेक्टिफायर जो है दो तरह के आउटपुट बनाता है। एक तो वो एसी की आउटपुट बनाता है आपकी हेडलाइट को पावर देने के लिए। फ्रेंड्स, इस वाले जो आपने येलो एक वायर देखा होगा आपकी गाड़ी में, येलो कलर का वायर होता है जो हेडलाइट तक जाता है, वो एसी की सप्लाई होती है जो रेगुलेटर रेक्टिफायर से आउट हो रही होती है। तो
इस वायर के थ्रू वो एसी की सप्लाई आपको हेडलाइट को देता है और एक रेड कलर का वायर निकलता है जो आपकी बैटरी तक जाता है। इस वाली वायर से वो डीसी की सप्लाई, डायरेक्ट करंट आपकी बैटरी को चार्जिंग की वोल्ट देता है। अब इन दोनों के वायर्स में करंट में भी फ़र्क होता है। जो वायर होता है इसमें जो करंट है वो बहुत कम होता है। इसमें करंट उतना ही होता है कि आपकी सिर्फ बैटरी चार्ज हो सके और आपकी सीडीआई को पावर मिल सके। आपने देखा होगा बैटरी ख़राब होने के बाद या बैटरी हटा देने के बाद आपका ना ही हॉर्न ढंग से काम करता है, ना ही आपके न्यूट्रल की लाइट या आपके इंडिकेटर वगैरह काम करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारा जो रेगुलेटर रेक्टिफायर जो चार्जिंग वोल्ट देता है वो इतनी नहीं होती कि उससे सारे डीसी की पावर, उससे सारे डीसी वाले डिवाइसेस को हम चला सकें। वो बहुत ही कम होती है। उससे सिर्फ धीरे धीरे बैटरी चार्ज हो जाती है और चार्जिंग होने के बाद फिर बैटरी जो है वो आपके हॉर्न को सप्लाई देती है, वही आपकी सीडीआई को सप्लाई देती है, वही आपके इंडिकेटर को सप्लाई देती है। पर उसी की जगह पे ही जो हेडलाइट वाली वायर होती है उसके अंदर बहुत अच्छा करंट होता है। उसके अंदर 3 एम्पियर 4 एम्पियर तक करंट आपको मिल जाता है, उसमें ज़्यादा करंट भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें बैटरी में अगर हम एलईडी लगा रहे हैं तो हमें बैटरी में कनेक्शन एलईडी का नहीं जोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पता होगा डायोड नाम की चीज़ होती है। हमारे जो रेगुलेटर रेक्टिफायर में रेगुलेटर फंक्शन भी होता है जो करंट को रेगुलेट करता है, और रेक्टिफायर फंक्शन भी होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर कुछ डायोड लगे तो होते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलईडी लगा रहे हैं तो आपको जो हेडलाइट वाली वायर है, यानी जो येलो वाली वायर है, उसको कहीं से हटा के उसके बीच में एक डायोड लगाना पड़ेगा, जिससे ताकि आपकी एलईडी को डीसी वोल्टेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियोस देखी, मेरे एक व्यूअर ने मुझे कुछ वीडियोस के लिंक भेजे थे। मैंने उन वीडियो को अच्छे से देखा और उसमें से ये निष्कर्ष निकाला। उस वीडियो में क्या बताया गया था, उस वीडियो में उस बंदे ने ये बताया था कि एलईडी को जलाने के लिए आप हेडलाइट वाली वायर को बीच में से काट के उसमें आप ब्रिज बना के, डायोड ब्रिज बना के आप उसको लगा सकते हैं। पर उसी जगह पे उन्हीं सारे ही लोगों ने एक गलती की हुई है। वो गलती ये की है, उन्होंने जो एक एसी इनपुट तो आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर से इसको मिल गया, दूसरा जो एसी इनपुट वो आपको ग्राउंड से मिल गया, कॉइल का जो एसी इनपुट है वो ग्राउंड से मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने उसी जगह पे दूसरी गलती क्या की, ब्रिज रेक्टिफायर का जो माइनस वाली सप्लाई थी उसको उसी कॉमन ग्राउंड से जोड़ दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉमन ग्राउंड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कॉमन ग्राउंड जुड़ा हुआ है। उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो बेकार हो जाता है। वो पूरा कंप्लीट एसी को डीसी में नहीं बदलता, वो आधी एसी को ही डीसी में बदलता है, जिससे कि हमारे एलईडी को भी आधी पावर मिलती है, आधी लाइट मिलती है, जिससे कि एलईडी हमारी फ्लिकर करने लगती है, यानी उसमें लाइट कम ज़्यादा होने लगती है। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि जो डायोड है वो एसी को डीसी में कैसे बदलता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि उन सभी वीडियोस में मैंने एक चीज़ देखी। उन सभी वीडियोस में एक डायोड यूज़ करने के लिए बोला जिसका नंबर था 5408। वो ये वाला डायोड था जिसको उन्होंने यूज़ करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए यूज़ किया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये डायोड ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जो हमारी एलईडी होती है वो 35 वाट की है, 35 वाट तक की होती है, और वो किसी किसी केस में 40 से 50 वाट तक भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो एलईडी है वो 35 वाट तक की होती है और वो 12 वोल्ट पे चलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम 35 वाट को पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे वोल्टेज से 12 वोल्ट से, तो हमारे सामने निकल के आता है 2.91 या ऑलमोस्ट 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की जो
हमारी जो एलईडी है वो 3 एम्पियर तक की पावर ले सकती है। तो ये जो हमारा 5408 नंबर का जो डायोड है, इसकी हम डेटा शीट निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 5408 नंबर का डायोड है, ये आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रिवर्स रेक्टिफाइड करंट। तो ये मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का करंट पास कर सकता है। उससे ऊपर जाने के बाद ये डायोड गर्म होकर फट जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अगर 3 एम्पियर की एलईडी करंट ले रही है तो उसमें हमें 3 एम्पियर का डायोड नहीं लगाना चाहिए। कम से कम उससे 3 गुना या 5 गुना एम्पियर की रेटिंग का हमें डायोड लगाना चाहिए। तो ये तो जहाँ तक कि देखा है, यहाँ ये डायोड तो कामयाब नहीं है एलईडी लगाने के लिए, और मैं इसको लगाने के लिए बिल्कुल राय नहीं दूंगा। आप यहाँ खुद देख सकते हैं 3 एम्पियर का इसका करंट लोड है, और आपकी जो एलईडी है वो भी 3 एम्पियर का करंट लेती है। इसीलिए ही जो आपकी एलईडी लगाने के बाद हमारी जो बैटरी जो होती है वो 5 एम्पियर आवर तक होती है, या किसी किसी केसेस में 3 एम्पियर आवर की बैटरी होती है। तो उसमें तो ये एलईडी काम लगी ही नहीं सकती अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 3 एम्पियर का तो करंट ये वैसे ही ले लेगी। आइए उसके बाद जो ज़्यादा रेटिंग वाला, उससे ऊपर की रेटिंग वाला डायोड है 10A10। ये आपका 10 एम्पियर का होता है। आप इसके यहाँ पे इसका मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफायर करंट देख सकते हैं। ये 10 एम्पियर का ये करंट ले सकता है, तो ये एक काफ़ी अच्छा डायोड है। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर ही बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डायोड से अलग से खुद हाथों से ब्रिज रेक्टिफायर ना बनाएं। बने बनाए ब्रिज रेक्टिफायर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आपको बस उनको कनेक्ट करना होता है। तो ऐसा ही एक ब्रिज रेक्टिफायर बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर आता है KBPC 2504 या KBPC 40 हो गया, KBPC 50 हो गया। तो 50 एम्पियर का जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बना बनाया आता है। फ्रेंड्स, ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके ऊपर एल्यूमिनियम की मेटल की हीट सिंक होती है। ये गर्मी को डायोड में से बाहर निकालने का काम करती है। इसके बीच में एक होल होता है, इसके अंदर छेद होता है। यहाँ पर एक नट लगा के आप अपनी बाइक में कहीं पे भी इसको टाइट करके कस सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 4 पिन होती हैं। वो 4 पिन किस चीज़ की होती हैं, जैसा कि आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं। 2 तो इसके इनपुट होते हैं, AC का इनपुट होते हैं 2, और 2 इसके DC के आउटपुट होते हैं। 2 AC के इनपुट हो गए और एक आउटपुट के रूप में आपका पॉजिटिव हो गया और माइनस की सप्लाई होगी। तो 4 पिन हो गई। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है और यहाँ पे AC लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें वो पिन कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। ये वाली पिन, ये वाली पिन और ये वाली पिन, तीनों एक ही दिशा में फेस है इनका, एक ही डायरेक्शन में फेस है इनका। बस ये वाली जो पिन है इसका फेस लेफ्ट साइड में है और इसका फेस फ्रंट में है, इसका लेफ्ट में है। तो फ्रेंड्स, जो ये लेफ्ट वाली जो अलग से जो ये पिन होती है, ये आपकी प्लस वाली पिन होती है, जो कि आपकी एलईडी की प्लस से जुड़ती है। ये वाली पिन जो अलग होती है, इसके दूसरी साइड में क्रॉस में चले जाएं हम, क्रॉस करके दूसरी साइड में इसके सामने वाली जो पिन होती है, क्रॉस वाली साइड में दूसरे कोने पे, ये आपकी माइनस वाली सप्लाई की पिन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी प्लस वाली हो गई जो इस साइड में जिसका मुंह है, और इसके क्रॉस में दूसरी साइड में चले जाएं तो ये माइनस वाली पिन हो गई। अब जो ये बाकी की 2 पिन बची हैं, ये वाली जिसके नीचे AC लिखा हुआ है, और ये जो उसके दूसरी साइड में जो पिन है, इसके ऑपोजिट साइड में, इस प्लस के ऑपोजिट साइड में माइनस है और इस वाली पिन के ऑपोजिट साइड में AC की पिन है। तो ये वाली जो पिन है और ये वाली पिन है, इसमें हम AC की इनपुट की सप्लाई देंगे, जो कि कॉइल से आ रही है, या जो रेगुलेटर रेक्टिफायर से AC की सप्लाई हेडलाइट में जाती है, येलो वाली वायर, वो इसमें या इसमें किसी में भी देख सकते हैं। और दूसरी पिन पे हम ग्राउंड की सप्लाई दे सकते हैं। और जो LED में आपकी जो पावर सप्लाई जाएगी वो पॉजिटिव की इसमें जुड़ेगी और माइनस की इसमें जुड़ेगी। अब फ्रेंड्स, आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आप कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो कैपेसिटर भी आपका, कैपेसिटर की जो वायर है वो यहाँ पर माइनस की वायर लगेगी और इस वाले पिन पे आपकी प्लस वाली वायर लगेगी कैपेसिटर की, ताकि आपकी जो LED है वो फ्लिकर ना करे।
तो फ्रेंड्स ये तो आपका बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर मिलता है, ये 50 एम्पियर का है। बाई चांस अगर आपके, अब मैं बताता हूँ इसका आप बढ़िया से बढ़िया ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज़ करें। ये जो रेक्टिफायर ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, ये आपको 50-60 रुपये का मिल जाएगा और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। फ्रेंड्स जब हमारा जो एलईडी या एलईडी से जुड़े हुए एलईडी के कनेक्शन में लगे हुए कोई पार्ट जब शॉर्ट हो जाता है, अब एलईडी की खासियत क्या होती है कि जब हेडलाइट का आपका बल्ब जो है नॉर्मल वाला बल्ब जब फ्यूज़ हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है, वो शॉर्ट नहीं होता। पर एलईडी की खासियत क्या है, एलईडी की खासियत ये है कि जब एलईडी ख़राब हो जाती है, एलईडी फूक जाती है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अब शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर एलईडी आपकी चलते वक्त 3 एम्पियर ले रही थी तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो 10 एम्पियर और 20 एम्पियर का भी करंट ले सकती है। अब फ्रेंड्स अगर आपने 5408 यूज़ कर लिया, वो आपका शॉर्ट सर्किट होते ही आपके जो है डायोड्स जो हैं फट जाएंगे, क्योंकि उसमें 20 एम्पियर का करंट पास हो रहा होगा और हो सकता है आपकी जो वायरिंग है वो भी जल जाए या आपका जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो ख़राब हो जाए, फूक जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई एम्पियर का डायोड यूज़ करना चाहिए। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का ही डायोड यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके। सबका काम सेम होगा और सब अच्छे से पावर सप्लाई करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर का डायोड यूज़ करिए। आप 5408 को बिल्कुल यूज़ मत करना, मैं इसको यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ भी करके देख चुका हूँ और काफ़ी सारे ट्रायल भी किए मैंने, तो ये काम नहीं करता, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो इसलिए 5408 को तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप 10A10 को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप KBPC 40 को या KBPC 50 को यूज़ कर सकते हैं। 40 एम्पियर या 50 एम्पियर के डायोड को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो मेटल हीट सिंक वाला है ये ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिनका लिंक मैं दे दूंगा आपको, ये वहाँ से आप इनको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास डायोड है, आपके पास 10A10 पड़ा हुआ है और आप इसको ब्रिज रेक्टिफायर खुद बनाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे लगाना होगा वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसे काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि डायोड काम कैसे करता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बेसिक से बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करूं ताकि लोगों को समझ में आए और लोग उसमें लगाते वक्त या काम करते वक्त गलती ना करें। तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे करते हैं, तो आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाते वक्त बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि डायोड का जो डायरेक्शन है, डायोड की डायरेक्शन उल्टी लगा देते हैं। फ्रेंड्स ब्रिज रेक्टिफायर बनाते वक्त, AC को DC में कन्वर्ट करते वक्त अगर एक भी डायोड उल्टा लग जाता है तो उसी टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और चारों के चारों डायोड खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसी रखनी पड़ती है, डायोड में 2 तार होती हैं। डायोड के ऊपर एक सिल्वर कलर की आगे की तरफ एक लाइन पड़ी हुई होती है चारों तरफ गोलाई में। आप 10A10 में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिल्वर कलर की लाइन इस पर धारी पड़ी हुई है, लाइन पड़ी हुई है। तो ये जो सिरा होता है ये आपका नेगेटिव का सिरा होता है, माइनस का सिरा होता है, और ये जो दूसरा सिरा होता है ये आपका प्लस का सिरा होता है। तो डायोड में ये वाला जो पार्ट है ये प्लस है और ये वाला पार्ट है माइनस है। तो फ्रेंड्स अगर आप डायोड में प्लस की सप्लाई यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको प्लस की सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। पर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे माइनस की सप्लाई जोड़ेंगे, बैटरी का माइनस का तार जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा। डायोड का खास काम यही है, डायोड जो है एक चेक वाल्व की तरह काम करता है। फ्रेंड्स आपने अपने घरों में पानी की मोटर तो देखी ही होगी, तो पानी की मोटर में एक चेक वाल्व लगा होता है। वो चेक वाल्व का काम क्या होता है, वो चेक वाल्व जब आपकी मोटर चल रही होती है, पानी फेंक रही होती है, उस टाइम पे चेक वाल्व खुल जाता है और पानी को आगे जाने देता है। पर जैसे ही पानी की मोटर रुकती है तो पाइप का पानी, पाइप में पड़ा हुआ पानी वापस ना आ जाए, मोटर के थ्रू होते हुए बाहर ना निकल जाए, उससे बचने के लिए चेक वाल्व लगाता है।
इस चेक वाल्व का काम होता है कि पानी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने देता है, वापस नहीं आने देता। तो सेम इसी तरीके से ही हमारा जो डायोड है वो भी इसी तरह से काम करता है। आइए इस एनिमेशन पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, जो चेक वाल्व होता है, जो डायोड है वो एक ही तरह से काम करता है, सेम तरीके से काम करता है। बस फ़र्क यह है कि इसमें हम पानी का यूज़ करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे जैसे पानी का प्रेशर पाइप में बढ़ता है और वो चेक वाल्व तक पहुंचता है, तो चेक वाल्व पे पहुंचने के बाद पानी के प्रेशर से ये वाल्व खुल जाता है, उठ जाता है और पानी आगे बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है ये चेक वाल्व खुला रहता है। जब तक पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो तब तक चेक वाल्व खुला रहता है। पर जैसे ही पानी वापस आने लगता है या पानी वापस आने लगता है, दूसरी डायरेक्शन से पानी वापस आने लगता है, तो ये चेक वाल्व बंद हो जाता है। अब चेक वाल्व बंद हो जाता है तो क्या होता है कि ये पानी को रोक देता है, वापस नहीं जाने देता। तो आप समझ ही गए होंगे कि वाल्व कैसे काम करता है। पानी एक ही डायरेक्शन में जाता है, दूसरी डायरेक्शन से पानी आता है तो ये बंद हो जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारा डायोड भी काम करता है। फ्रेंड्स, आइए इस सर्किट में देखते हैं। ये हमारी एसी की सप्लाई हो गई, ये हमारा डायोड हो गया और ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारा लाइट हो गई। जब एसी, आप यहाँ दो ग्राफ देख रहे होंगे, एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। ये आपका इनपुट वाला ग्राफ है और यह आपका आउटपुट वाला ग्राफ है। तो आपके जो डायोड की तरफ जब एसी पावर जाती है, जब इस वाले वायर में प्लस की सप्लाई आती है, इस वाले वायर में प्लस आने लगता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जब इस वाले वायर में एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जब इस वाले वायर में प्लस की सप्लाई आती है तो करंट इस डायरेक्शन में बहता है, तो वो डायोड में से पास हो जाता है, क्योंकि डायोड एक तरह से चेक वाल्व का काम करता है। डायोड में से करंट पास हो जाता है, फिर वो जो करंट है वो आपके बल्ब में चला जाता है। बल्ब से होते हुए वो जो करंट है वापस आपके कॉइल में मतलब रिटर्न हो जाता है, माइनस में चला जाता है। पर अगले साइकिल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी वेव फॉर्म होती है, ये वेव होती हैं। हमारा जो एसी होता है वो साइन वेव होता है। तो एसी का करंट पहले तो प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। पर जो हमारी डीसी होती है उनमें से प्लस का ही करंट पास होता है, तभी वो डीसी बनती है। तो आइए नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव, जब वायर में नेगेटिव आता है तो क्या होता है। जब वायर में नेगेटिव आता है तो करंट पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस की सप्लाई आती है तो माइनस इसमें से पास नहीं हो सकता। जो हमारा करंट इस डायरेक्शन उल्टा फ्लो करने लगता है, तो हमारा जो करंट है वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और डायोड जो है यहाँ से प्लस को नहीं जाने देता। वो यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई को पार होने देता है, पर यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई को पार नहीं होने देता, उसको रोक लेता है। अब ये माइनस की सप्लाई यहाँ पे आ रही है तो डायोड उसको पास नहीं करेगा, वो सिर्फ प्लस की सप्लाई को पास करेगा, माइनस की सप्लाई को पास नहीं करेगा। तो क्या हुआ, करंट पास नहीं होता। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0 वोल्ट आ रही है इस ग्राफ में। ग्राफ के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसमें से करंट पास होकर दूसरी साइड में नहीं पहुँचा, इसलिए बल्ब भी ऑफ पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इस जो स्विचिंग है ये बहुत तेज़ी से होती है। ये जो एसी का साइकिल होता है ये बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे एसी का साइकिल बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो यहाँ पर जो है डीसी भी उसी स्पीड से बन रही है। तो हमारी गाड़ी में जो एलईडी लगाने के बाद जो फ्लिकरिंग होती है उसको कैसे रोका जाए। हमने डीसी में कन्वर्ट तो कर दिया, पर उसको कैसे रोका जाए। अब एक बात और यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वाली जो साइकिल है, यानी पॉजिटिव वाला जो साइकिल है, वेवफॉर्म है, सिर्फ वही फिल्टर होती है। बाकी माइनस वाली जो वेवफॉर्म है वो फिल्टर होके हमारी एलईडी को नहीं मिलती। अब मान लो यहाँ जो पॉजिटिव की सप्लाई आ रही है वो तो हमारी एलईडी को मिल गई, पर यहाँ जब पॉजिटिव की सप्लाई आती है वो हमारी एलईडी को नहीं मिलती। उसके लिए हम एक दूसरा सर्किट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है,
यहाँ पे आपकी ये कॉइल हो गई, ये आपके बल्ब हो गया, एलईडी हो गई। ये तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। ये आपके ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन किए हुए हैं, या बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये बल्ब और एलईडी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बल्ब होता है आपको पता है एसी सप्लाई पे काम करता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सप्लाई पे काम करता है। तो पॉजिटिव किसी भी वायर में पॉजिटिव आए वो जलेगा ज़रूर, पर हमारी जो एलईडी होती है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले वायर में पॉजिटिव सप्लाई आती है तभी वो जलती है। अगर उसके नेगेटिव वाले वायर में हम पॉजिटिव देंगे तो वो नहीं जलेगी, जबकि बल्ब में अगर हम नेगेटिव वाले वायर में पॉजिटिव देंगे तो भी वो बल्ब जलता है। तो ये रेक्टिफिकेशन होता क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन काम कैसे करता है? अब होता क्या है कि जब कॉइल में दोनों वायर में से जो एक वायर है उसमें पॉजिटिव की सप्लाई आती है, तो क्या होता है, बल्ब तो आपका जल गया, एलईडी भी जल गई, क्योंकि इसके इस वाले पार्ट में पॉजिटिव की सप्लाई आ गई। जहाँ उसे पॉजिटिव चाहिए था, प्लस वाली सप्लाई में प्लस वाली सप्लाई आ रही है, तो वो जल रही है। जो आपका करंट है वो पास होता है, वो आपके डायोड ब्रिज में जाता है। डायोड ब्रिज के इस वाले डायोड से वो रेक्टिफाई होता है, पास होता है, और वो आगे आपकी एलईडी और या बल्ब में एलईडी में चला जाता है। अब वो जो करंट है वो पास होके वापस इस डायोड तक पहुंचता है। जो करंट आपका पास होके आ रहा है वो आपके इस डायोड से होके वापस कॉइल की तरफ चला जाता है। ऐसे तो सर्किट एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है और आपका बल्ब जल जाता है। अब दूसरे पार्ट में क्या होता है, जब आप यहाँ वेव फॉर्म देख रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव की वेव फॉर्म है, यानी इस वाले वायर में पॉजिटिव की वेव फॉर्म, अभी पॉजिटिव करंट आ रहा है। तो अगले चक्कर में जब वो नेगेटिव होगा तो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये वाली जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है इसको भी डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो माइनस की वेव फॉर्म है वो भी डीसी में कन्वर्ट हो रही है। आप जहाँ यहाँ देखेंगे तो माइनस की वेव फॉर्म में भी पॉजिटिव निकल रही है और प्लस की वेव फॉर्म में भी पॉजिटिव निकल रही है। दोनों ही वेव फॉर्म में आपकी पॉजिटिव आउटपुट निकल रही है। तो ये आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है, क्योंकि आपकी ये सिर्फ आधी वेव को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ये आपकी दूसरी वेव को भी डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। तो इसमें जो है बल्ब में फ्लिकरिंग कम होती है, फ्लिकरिंग होती है पर वो कम होती है। अब हम नेगेटिव वाला पार्ट देखते हैं। अब नेगेटिव वाले पार्ट में क्या होता है, करंट उल्टा फ्लो करता है, कॉइल में उल्टा फ्लो करता है। तो जब करंट उल्टा फ्लो करता है तो वो करंट जो है कॉइल के दूसरी साइड में से निकल के आपके इस वाले डायोड में जाता है, क्योंकि जो प्लस की सप्लाई है वो डायोड की दूसरी साइड से अंदर नहीं जाएगी, वो प्लस की सप्लाई डायोड में से पास हो जाती है और वो एलईडी वगैरह में से पास होके वो एक दूसरा रास्ता अपनाती है, वो अब माइनस की तरफ जा रही है। वो जो प्लस की सप्लाई है वो दूसरे वाले डायोड में से होके कॉइल तक पहुंचती है, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हर वेव में दो ऑपोजिट वाले डायोड काम करते हैं, तभी वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। आइए अब इस डायोड को हम डायोड की जगह पे एलईडी लगा के देखते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इस डायग्राम में देखते सब कुछ सेम है, पर हमने डायोड की जगह पे एलईडी लगा दी है। फ्रेंड्स, हमारी जो एलईडी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। फ्रेंड्स, जो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी होती है वो भी एक तरह का डायोड ही होता है। अब क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल वाले डायोड होते हैं, जो उसका जो पीएन जंक्शन होता है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, बीच में जुड़ते हैं, उस जंक्शन पे वो जंक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसी वजह से उसमें से लाइट बाहर नहीं निकल पाती। हालांकि लाइट उसके अंदर भी बनती है, जो आपके नॉर्मल वाले डायोड होते हैं लाइट उसमें भी बनती है, पर उसमें जो पीएन जंक्शन होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इस वजह से उसमें से लाइट नहीं निकल पाती। वो काला होने की वजह से ही लाइट उसी के अंदर रह जाती है। और जो हमारी एलईडी होती है, डायोड वो भी होता है, उसमें से भी एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है, पर उसका जो पीएन जंक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसमें से लाइट जो है वो बाहर निकल पाती है, और इसलिए हमें लाइट जो है जलती हुई नज़र आती है। जब डायोड में से एलईडी में से करंट पास होता है तो वो लाइट हमें निकलती हुई नज़र आती है, तो पीएन जंक्शन से बाहर आ रही होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पे डायोड की जगह पे 4 एलईडी लगा दी हैं, सेम उसी डायरेक्शन में
सब कुछ सेम उसी तरह से है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव साइकिल में ये दोनों ऊपर नीचे वाले जो डायोड हैं ये काम कर रहे हैं, और माइनस वाले AC साइकिल में ये वाले दोनों डायोड काम कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जब करंट उल्टा पास होता है तो ऊपर और उसके सामने वाला डायोड लाइट जल रही है, और लाइट जब भी जलेगी जब उसके अंदर से करंट पास होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट वाली लाइटें जल रही हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड वाली दोनों ऑपोजिट वाली लाइटें जल रही हैं। तो हर साइकिल में जो है आपका जो नेगेटिव वाले साइकिल में भी लाइट जल रही है, और आपके पॉजिटिव वाले साइकिल में भी LED जल रही है। और जो आपकी LED हेडलाइट है, जो राइट साइड में LED हेडलाइट लगी हुई है, ये वाली जो हेडलाइट आपकी शो हो रही है, ये भी दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं, जब ये भी दोनों जलती है तब ये हेडलाइट जलती है, और ये दोनों जलती है तब भी हेडलाइट जलती है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइट जलने पे भी हेडलाइट को पावर मिलती है, पॉजिटिव की सप्लाई मिलती है, और बाकी के 2 LED जलने पे भी पॉजिटिव की सप्लाई LED को मिलती है। यानी कि हाफ पॉजिटिव वेव पे भी LED को पॉजिटिव की DC मिलती है, डायरेक्ट करंट मिल रहा है, और नेगेटिव हाफ वेव पे भी डायोड को आपके हेडलाइट को पॉजिटिव की सप्लाई मिलती है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही काम करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपेसिटर का रोल क्या होता है, अब फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, ये AC की सप्लाई होगी, ये आपका डायोड हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये स्विच हो गया, और ये लाइट हो गई। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब आपका जो कैपेसिटर है, जब हम कैपेसिटर को आप सर्किट में जोड़ देते हैं तो होता क्या है, ये जो पहली पॉजिटिव सप्लाई आती है उस टाइम पर कैपेसिटर क्या करता है, अपने आप को चार्ज कर लेता है। कैपेसिटर तुरंत उस टाइम पे उस हाफ वेव पे अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जैसे ही नेगेटिव सप्लाई आती है डायोड उसको पास नहीं करता, तो आधे सर्किट में जो डायोड है वो स्विच ऑफ रहता है, मतलब सर्किट में करंट कॉइल से नहीं मिल रहा होता। उस टाइम पर कैपेसिटर जो है आपका, वो आपकी LED को या आपके बल्ब को पावर दे रहा होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव की सप्लाई आती है फिर दोबारा से कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जैसी नेगेटिव की सप्लाई होती है तो उस टाइम पर वो डिस्चार्ज हो जाता है और आपके LED को पावर देता है। यानी पॉजिटिव की सप्लाई आई तो उसने अपने आप को चार्ज कर लिया, लाइट जली हुई है। नेगेटिव की सप्लाई आई, मैं थोड़ा इसको स्लो करके आपको दिखाता हूँ। जब पॉजिटिव की सप्लाई आई तो कैपेसिटर ने अपने आप को चार्ज कर लिया, आप यहाँ देख सकते हैं करंट पास हुआ थोड़ा सा, और उसने आपको चार्ज कर लिया और लाइट भी जली हुई है। अब जब नेगेटिव की सप्लाई आई तो क्या हुआ, कैपेसिटर ने करंट डिस्चार्ज किया और अपना करंट जो है LED को दे दिया, और उसका करंट ख़त्म हो गया। अगर मैं बीच में से डायोड को हटा दूं तो आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता चला जाता है। मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे लाइट है आपकी वो ग्लो होनी कम हो गई है। आप यहाँ दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं करंट कम होता जा रहा है, कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होता जा रहा है। कैपेसिटर की जो पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे करके जो कैपेसिटर की करंट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। यह आपका कैपेसिटर का करंट ख़त्म हो गया है। तो अब इसको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, अगले साइकिल में चार्ज करने के लिए जैसे ही हम इसको करंट देते हैं तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। जो आपकी DC में रिपल बनते हैं, जो फ्लक्चुएशन होती है आपकी LED में, वो इसी वजह से होती है। तो उसे स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसे कैपेसिटर कनेक्ट हुआ आपने देखा है डायरेक्ट करंट जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये कंटिन्यूसली इस बल्ब को सप्लाई दे रहा है, कंटिन्यूसली इस बल्ब को पावर दे रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये आपका 12 वोल्ट का कैपेसिटर है तो वो जब तक चार्ज होगा तब तक आपको ये कैपेसिटर जो है पूरी 12 वोल्ट नहीं खींच लेता। फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमको कनेक्शन कैसे करने हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपने हेडलाइट में देखा कि ग्राउंड की वायर डायरेक्ट जा रही होती है और AC की सप्लाई डायरेक्ट जा रही होती है। अगर आप फुल वेव का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं जो आपको पूरी पावर दे आपकी LED को, तो आपको दोनों तरफ से AC की सप्लाई देनी पड़ेगी, और जो ग्राउंड की सप्लाई आपके बल्ब में जा रही है उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपने ग्राउंड की सप्लाई भी अगर इसमें जोड़ दी या जुड़ी हुई है तो क्या होगा, ये यहाँ से चला गया करंट इसमें पास हो गया, यहाँ से करंट पास हो गया, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे।
और ये आपके जो माइनस की सप्लाई आ रही है जो एसी की, ये आपकी काम नहीं करेगी। तो ये आपका हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। ये आपको आधी सप्लाई देगा। वो क्यों देगा, वो कैसे देगा, मैं आपको समझाता हूँ। आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि जो बल्ब है ये फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, यानी पॉजिटिव भी रेक्टिफाई हो रही है डीसी में और नेगेटिव भी डीसी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड जो कॉइल है हमारी, उसमें ग्राउंड का कनेक्शन हो रखा होता है, रेगुलेटर रेक्टिफायर में भी ग्राउंड का कनेक्शन हो रखा होता है। पर अगर हमने बल्ब की तरफ से अगर ग्राउंड का कनेक्शन नहीं हटाया तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ डायग्राम में देखना, आप यहाँ ग्राफ में देखना, जैसे ही ग्राउंड का कनेक्शन मैंने बल्ब में लगा छोड़ दिया तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जगह पे हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं बीच वाली वेव गायब हो चुकी है, यानी कि जो पॉजिटिव वाली जो वेव है वो तो आपकी पास हो रही है, एलईडी को करंट मिल रहा है, पर जो नीचे वाली नेगेटिव की सप्लाई थी, नीचे वाली नेगेटिव की वेव फॉर्म थी, वो कट गई है। अब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से नेगेटिव का तार जुड़ा हुआ है, ग्राउंड का तार जुड़ा हुआ है और इस डायोड के बाद भी ग्राउंड का तार जुड़ा हुआ है, यानी कि हमने एक तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कर दिया, यानी हमने इस डायोड को एक तरह से शॉर्ट कर दिया। तो अब ये जो डायोड है ये अब बीच में शॉर्ट हो गया, तो अब ये बेकार हो गया है। तो फ्रेंड्स उन्हीं वीडियो में मैंने देखा था कि उन्होंने भी यही काम किया था, ग्राउंड की सप्लाई नहीं हटाई थी, ग्राउंड का वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया था, बल्ब के ग्राउंड का वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया था और माइनस का वायर जो है उन्होंने यहाँ कनेक्ट कर रखा था। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगा दिया। अब उन्होंने दो गलती ये कर दी कि एक तो उन्होंने हाफ वेव बना दिया इसको, दूसरा उस चीज़ को उन्होंने जुगाड़ करने के लिए उन्होंने बड़ा कैपेसिटर लगा दिया। बड़ा कैपेसिटर लगाने से क्या हुआ, उसके अंदर का करंट और ज़्यादा बढ़ गया और डायोड पे लोड जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बाइक में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है। हमें इसलिए दूसरी वीडियो को देख के हमें तुरंत कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, तुरंत उसको अपने बाइक में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर नॉर्मली अगर आपने इसको लगा दिया, आप अपनी बाइक को चला रहे हैं, तो जब गर्मी का मौसम आएगा या आपके इंजन पे लोड पड़ेगा या आपकी लाइट पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, आधे रास्ते में आपके डायोड उड़ जाएंगे, आपकी वायरिंग जल जाएगी या आपका फ्यूज़ उड़ जाएंगे। तो उसको आपको कंसल्ट करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। जब सब लोग आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये सही है, तब आप उस चीज़ को अपनी बाइक पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ उसको देखते ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखे हैं जिन पे तुरंत जो है वीडियो डाल दी, कोई भी डिवाइस बना के डाल दिया, कोयल के तार आपस में जोड़ दिए और उनको लगा दिया। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप अपनी बाइक पे सही सलामत चलना चाहते हैं, आधे रास्ते में नहीं फंसना चाहते कहीं पे भी, किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन करने से पहले आप लोगों से ज़रूर राय लें, ज़रूर पूछें और अगर आप सेटिस्फाइड हों कि हाँ सही है, तभी आप उस मॉडिफिकेशन को आगे करिए। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ और देखने में आएगी आपको कि जैसे ग्राउंड का वायर हटाया तो यहाँ पे 38 एम्पियर का जो है झटका एक कैपेसिटर ले रहा है और 10 एम्पियर का जो करंट है वो आपका ये यहाँ पर इस वाले वायर पे ये जो बल्ब और एलईडी मिलके 10 एम्पियर का करंट ले रहे हैं। तो जैसे ही मैं ग्राउंड का वायर यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखिए एकदम से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो इस पे पड़ने लग गया है। बहुत ज़्यादा करंट जो है, करंट का झटका है वो आपके डायोड पे पड़ने लग गया है। तो इसलिए आपको ग्राउंड का वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर अगर आप अपनी बाइक में लगा रहे हैं तो आपको इस वाले जो ग्राउंड का कनेक्शन है इसको अपनी हेडलाइट में से हटाना ज़रूर पड़ेगा। आपको सेपरेट तार ही आपको अपनी हेडलाइट तक डालने पड़ेंगे, तभी आप इस ब्रिज रेक्टिफायर का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि वायरिंग और कनेक्शन कैसे करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसके नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का एलईडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और फुल वेव रेक्टिफायर का एलईडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतज़ार। मिलते हैं कल फिर एक बार। धन्यवाद।